Recording in progress. अच्छा जी, फटाफट रिवीजन देख लें इसमें क्या क्या आपने अब तक पढ़ लिया, कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। एक्सचेंज रेट में आपने स्टार्ट किया डेफिनेशंस के थ्रू, और आपके पास आगे दो डेफिनेशन, द रेट एट व्हिच वन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक्सचेंज रेट को समझने के लिए आपने सिंपल एक्सचेंज का प्रोसेस समझा, और एक्सचेंज के प्रोसेस से ही आपने डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस को रिकॉल किया, और उसके बाद एक और दफा एक्सचेंज रेट को आज आपने समझा था करेंसी के साथ। तो एक ऐसी मार्केट जहां पर दोनों तरफ करेंसीज हो, इसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको फॉरेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितनी सारी कहानियां आपको मेरी याद रहेंगी उतनी आसान आपके लिए इकोनॉमिक्स होती रहेगी, अदरवाइज इकोनॉमिक्स पे बहुत बिगड़ भी सकती है। इसके बाद हमें मालूम है कि डिमांड सप्लाई के एनालिसिस के थ्रू अगर हमने एक्सचेंज रेट को डिफाइन करना है या शो करना है, तो डायग्राम के टॉप पर आएगा डॉलर का नाम, यानी कि जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं, और जो करेंसी डायग्राम के टॉप पर आएगी उसी की क्वांटिटी आएगी एक्स एक्सिस पर। दूसरी तरफ दूसरी करेंसी का नाम आएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ प्राइस ऑफ अ डॉलर इन टर्म्स ऑफ पीकेआर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि आपके सिलेबस के हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के हवाले से बात करेंगे। एक यूनिट के हवाले से बात करेंगे, हम एक से ज्यादा यूनिट के हवाले से बात नहीं कर रहे। सिंपल एनालिसिस है। हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर हमें इतनी बात मालूम है तब भी बहुत बेहतर है हमारे लिए। ठीक है, जिसकी परचेजिंग हो रही है, तो अगर आज $1 की परचेजिंग हो रही है और मैं आपसे कहूं कि भाई $1 की परचेजिंग के लिए आज एक से ज्यादा लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप कहेंगे कि सर एक यूनिट तो वही रहेगा। ज्यादा डिमांड करने की सूरत में उस करेंसी यानी कि उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन का ताल्लुक आज प्राइसेस के बढ़ जाने से है, तो वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ जाएगी। सारी पुरानी बातें जो हम आपसे तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो आई होप कि ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में होंगी। उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन आपको हर दम याद होनी चाहिए। हमने इस इक्वेशन से समझा था जो करेंसी एप्रिशिएट करती है उसे दूसरे मुल्कों की प्रोडक्ट्स सस्ती लगती हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा जुमला आपको आता होगा। एक वक्त में अगर एक करेंसी एप्रिशिएट कर रही है तो उसी वक्त में दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। सही, ये सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी थी। और भी कुछ टर्म सीखी थी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हम फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में इस्तेमाल करते हैं, और रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इस्तेमाल करते हैं। बात वही है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन कहलाता है, और एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन का मतलब होता है राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। ये आपको भी इसी तरह से याद होनी चाहिए। सभी सब याद है? इसके आगे फिर हमने कंटेंट को बिल्ड किया। हमने कहा भाई हमने एक्सचेंज रेट में पढ़ना क्या क्या, तो हमारे पास कंटेंट आया कुछ ये आ गया हमारे पास कंटेंट। ठीक है, जरा समझ लें। और ये मैंने आपको लिखवाया भी था। आपने क्या क्या लिखना है? एक्सचेंज रेट यानी कि उसकी डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, सिस्टम्स में हमने क्या लिखा है? 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये 3 सिस्टम है। हमने सबसे पहले किसकी हेडिंग डाली थी? फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की। जब फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं तो अगेन ये तो आपने डायग्राम को कर लिया, मगर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आपने डिस्कस किया था प्राइस मैकेनिज्म को, और दूसरी बात थी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम में नहीं होती। ठीक है, इसको आपने रिकॉल किया था कि सर जब भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है तो ग्राफिकली आप 4 बातों से इसको शो कर सकते हैं, टैक्सेस के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, मैक्सिमम प्राइस के थ्रू, मिनिमम प्राइस के थ्रू। अगर ये नहीं है तो ग्राफिकली आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी मौजूद नहीं है। तो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में 2 ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है डिमांड करने वाला और एक होता है। ठीक है, बस आगे चलते हैं। रेट में ही 2 बातें हैं। तो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आप या तो एप्रिसिएशन को डिस्कस करते हो या तो डेप्रिसिएशन को डिस्कस करते हो। ठीक है, फ्री फ्लोट में 2 ही काम हो सकते हैं, या तो एक्सचेंज रेट चेंज ना हो, और अगर एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा है तो चेंज को आपने हमेशा समझा या तो इजाफा या कमी, या तो बढ़ना या कम होना, या तो राइज या तो फॉल। इसी राइज को एप्रिसिएशन और इसी कमी को डेप्रिसिएशन। तो आपने कहा सर जब आप फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में किसी किस्म की चेंजेस की बात करते हैं
तो इसका मतलब या तो आप एप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे या तो आप डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसी कॉन्सेप्ट को हेडिंग के तौर पर लिखा था, फैक्टर्स अंडरलाइंग चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। इसकी एक तो है हेडिंग और इसकी उर्दू जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आज भी लिख लें और आज ही पूछ लें। तीसरा हफ्ता है जो मैं चल रहा हूँ एक्सचेंज रेट के साथ। वो कौन सी ऐसी बातें हैं, मतलब हेडिंग का नाम है और उसकी उर्दू है, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ सकती हैं। फैक्टर्स अंडरलाइंग चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, इस बात का मतलब क्या है? लिखने वाले लिखेंगे, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड कर लेंगे, सुनने पर समझने पर फोकस करेंगे। उर्दू समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। फैक्टर्स अंडरलाइंग चेंजेस इन एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट में चेंजेस आती हैं या आ सकती हैं। इसके आगे तो हमें मालूम है कि सर एक्सचेंज रेट में चेंजेस आती है वो दो किस्म की होती है। कौन कौन सी? एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एप्रिसिएशन का केस एस्टैब्लिश किया, और एप्रिसिएशन को अगर हमने डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस से शो करना हो तो दो तरीके, कौन कौन से? इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन सप्लाई, ये भी आप लोगों को याद है। तो ये कनेक्टिविटी लाजमी आनी चाहिए। हमने उसमें से भी अपनी चॉइस कर ली। हमने कहा सर हम केसेस एस्टैब्लिश करेंगे उन सब में डिमांड ऑफ अ करेंसी को बढ़ाने की बातें होंगी। यानी कि हम जो केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो फैक्टर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो रीजंस बता रहे हैं, उन सब में करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ती है इसे डिस्कस किया जा रहा है। ये रीजंस आपके सामने आ रहे हैं। पहला रीजन आ रहा है कि सर अगर आपके मुल्क में, अब आपके मुल्क का ये भी बड़ा इंग्लिश में जाकर गड़बड़ कर जाता है। तो भाई मैंने अपनी कंट्री को होम कंट्री कह दिया, मैंने अपनी कंट्री को होम लैंड कह दिया, मेरा होम, मेरा कंट्री, मेरी इकोनॉमी पाकिस्तान। तो मैं एक तरह से बात को अगर समझा पाऊं तो मैं डायग्राम में उसको स्टैब्लिश कर सकूंगा। डायग्राम में स्टैब्लिश करने के लिए कहा गया था भाई जिस करेंसी को आप डिस्कस कर रहे हो डायग्राम की टॉप पर रखोगे और एक्स एक्सिस पर क्या आएगी? क्वांटिटी। वाई एक्सिस पर उसकी प्राइस आएगी दूसरी करेंसी के हिसाब से। सो प्राइस ऑफ अ पीकेआर या प्राइस ऑफ अ रूपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो आपने कोई परेशान होने की जरूरत तो है नहीं, सीधा सीधा फिनोमेना है। अभी मैं अपने मुल्क की करेंसी के हवाले से आपको बता रहा था कि कौन कौन सी ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके मुल्क की करेंसी की डिमांड बढ़ सकती है। तो आपने कहा सर सारी किस्म की इन्वेस्टमेंट की वजह से डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, आपने कितनी किस्म की इन्वेस्टमेंट बढ़ी? एक तो आपने सिंपल इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी, इसमें आपने डिफाइन किया था स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। इसका मतलब है कि अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, अच्छा ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपके अपने मुल्क के पार्टिसिपेंट्स बढ़ा रहे हैं। आज हम इस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि जहां पर दूसरे मुल्क से कोई आदमी आएगा और आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इसका ताल्लुक आपके मुल्क के इन्वेस्टर से नहीं है। इसको जहन में रखिएगा। हम पढ़ के आ रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में होता क्या है? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में होता क्या है? एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी। मेरे मुल्क की करेंसी जब दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जाएगी और उसकी जो वैल्यू वहां पर होगी, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी। मेरे मुल्क की करेंसी जब दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जाए, या जब मेरे मुल्क की करेंसी को आप दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ कंपेयर करें, तो इसे भी कहा जा सकता है क्या? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी। या तो आप एक्सचेंज रेट का नाम दें या तो आप एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी का नाम दें। नाम याद रहेगा, भूल तो नहीं जाएंगे। तो आसान सी बातें हमने कर ली। हमने कहा सर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आइए आपको 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही गिनवा देते हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? आपने कहा रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमने पढ़ा था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हमने पढ़ा था। आपने कहा अदर इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा जो सारी इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट हुई। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट जब मेरे मुल्क में होगी तो सबसे पहले मेरे मुल्क की करेंसी को डिमांड किया जाएगा। एक फॉरेनर आएगा, सबसे पहले मेरी करेंसी को डिमांड करेगा, उसमें कन्वर्ट करेगा, और जब पैसे खर्च करेगा तो मेरे मुल्क की करेंसी यानी कि पीकेआर में खर्च करेगा। उससे पहले एक काम हो चुका होगा, वो काम होगा करेंसी कन्वर्जन। करेंसी कन्वर्जन जब हो रही होगी उसी वक्त में मेरे मुल्क की करेंसी की डिमांड बढ़ रही होगी। कोई मसला किसी को?
बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट में और कुछ काम, निस्वार बेच रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं निस्वार बेच, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट हो ना, ये तो हमने कर दिया रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सब बता दी, अगर याद है तो समझ में आ जाएगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट याद है तो सब हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी किस्म की ऐसी चीज जो आज हम यहाँ पर डिस्कस ना कर सकें, मल्टीनेशनल्स के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ना लिखी हो, अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ना लिखी हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अलावा और रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा जितनी किस्म की इन्वेस्टमेंट है उन सबको अदर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। चप्पलों का काम कर रहा है, सही है, पोल्ट्री फार्म है उसका, फिश फार्मिंग है, तो कहीं ना कहीं तो रखोगे। तो वो तमाम चीजें, कौन तमाम चीजें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ना हो और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ना हो, तो अदर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। किस तरह से? जिस तरह से आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना अदर इनकम, तो क्या क्या लिखते हैं उसमें? अदर एक्सपेंसेस, उसमें सैलरी एक्सपेंसेस लिखते हैं, एंटरटेनमेंट चार्जेस लिखते हैं। तो जो चीज क्लियर ना हो उसको सबको एक खाते में डाल देते हैं। तो हमने इसी तरह से आज इन्वेस्टमेंट को एक ही खाते में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है एक फॉरेनर यानी कि एक अमेरिकन पाकिस्तान में आएगा और यहाँ पे किसी किस्म का कारोबार करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और अगर वो चीजें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हेड में शामिल ना हो तो आप उसको अदर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। जी बोले। बिल्कुल, सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डालते हैं, जो चीजें मेंशन ना हो एफडीआई पोर्टफोलियो में उसको आप डाल दें अंडर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमने अपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया कि हम सब चीजों से आजाद हो गए। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी, आपके मुल्क की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, ये बात यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट, इसका ताल्लुक हॉट मनी से था। कहानी आई होप के याद होगी, कहानी याद है तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। नहीं आ रही कहानी नहीं याद तो फिर नहीं समझ में आएगा। यूएस में एक साहब बैठे हुए, सुबह अखबार पढ़ते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा हुआ है कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने, देखो बेटा आप लोग आज याद कर लो, नहीं याद करो कि आखिरी दिन तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। आपने जिस दिन उस वक्त बुक खोली तो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आपको परेशानी होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब तकरीबन आधे साल से ज्यादा हो चुका है, आपने अपने तरीके अपना लिए काम उसको पढ़ने के, अगर वो नहीं चल पा रहे तो प्लीज टीचर की बातों को सुन लें, ठीक है, अदरवाइज फिर चॉइस आपकी। एनीहाउ, इंटरेस्ट रेट और हॉट मनी की कहानी ये थी। हॉट मनी कहाँ किसे जाता है? हॉट मनी कहानी ये होती है कि आपने कहानी ये याद करी कि भाई यूएसए में एक साहब थे, वो वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ने के लिए सुबह उठे, उनके अखबार में लिखा हुआ उनका फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक कहलाता है उसने 1% इंटरेस्ट रेट कर दिया। उन्होंने दूसरा अखबार पढ़ा, इसका नाम था डॉन। डॉन पाकिस्तान का अखबार था जिसमें ये मेंशन था कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम एसबीपी है, उसने इंटरेस्ट रेट कर दिया 10%। इंटरेस्ट रेट की 4 डेफिनेशन थी: कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, रिवॉर्ड ऑफ लेंडिंग मनी, प्राइस ऑफ मनी और रेट ऑफ रिटर्न। तो जब इंटरेस्ट रेट है तो वो रेट ऑफ रिटर्न भी होता है। तो यूएसए में रहने वाले आदमी ने सोचा कि अगर मैं अपने $100 यूएसए में ही सबमिट कराऊं, डिपॉजिट करा दूं किसी बैंक में, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? 1%। मगर अगर मैं $100 पाकिस्तान के किसी बैंक में सबमिट कर दूं, डिपॉजिट कर दूं, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा? 10%। ठीक है, दोस्तों ये काम किया कि अपने मुल्क में सेव करने के बजाय पाकिस्तान के बैंक में सेव करवाया। जैसे ही पाकिस्तान कमर्शियल बैंक में पहुंचते तो कमर्शियल बैंक से कहते हैं कि पहले अपनी करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कराओ। जैसी कन्वर्जन हो रही है उसी वक्त में डिमांड बढ़ रही है। तो ये वाला पॉइंट तो ऐसे ही हो गया, ये वाला पॉइंट तो ऐसे समझा दिया, डिमांड बढ़ गई आपकी करेंसी की। हॉट मनी का मतलब ये होता है कि जब बाहर के मुल्क से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, इस वजह से क्योंकि आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो, उस मुल्क से ऐसे पैसों को क्या कहा जाता है? हॉट मनी। ठीक है भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है, पहले भी रिकॉर्ड हुआ है, पहले भी भेजा हुआ है, आप पीछे पीछे जाते रहेंगे कोई फायदा नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, स्पेकुलेशन का ताल्लुक गैम्बलिंग से था। जिस भी गुड में स्पेकुलेशन होती है उसी गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर करेंसी में स्पेकुलेशन होगी तो करेंसी की डिमांड, घोड़े पर होगी तो घोड़े की डिमांड, कैसीनो में कुछ खेल वेल रहे हैं उसमें आपने स्पेकुलेशन करी तो डिमांड बढ़ जाएगी। ख्याल रखिएगा, स्पेकुलेशन का मतलब जिस मुल्क की करेंसी में स्पेकुलेशन हो, इसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है। उसके बाद बहुत आसान भाई, एक्सपोर्ट। मेरे मुल्क की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, ऑब्वियसली मेरी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। मेरे गुड की डिमांड करने वाला मुल्क मौजूद है तो वो खरीद रहा है मेरे मुल्क से मेरी चीजें। इसके बाद
अदर कंट्रीज इनकम समझाया था। भाई अगर दूसरे मुल्कों की इनकम बढ़ जाएगी तो वो इंपोर्ट बढ़ाएंगे, उनकी इंपोर्ट मेरी बातें वही होंगी। दूसरे मुल्क अपनी इंपोर्ट क्यों बढ़ाएंगे जब उनकी परचेजिंग पावर होगी। परचेजिंग पावर की एग्जांपल किस तरह से दी थी, स्विट्जरलैंड में एक साहब रहते हैं, उनको पाकिस्तान के आम खरीदने का दिल चाहा, उनकी इनकम बढ़ रही है तो आज उन्होंने पाकिस्तानी आम खरीदना शुरू कर दिए। यह है रेफरेंस इस बात का। कंपैरेटिव एडवांटेज की कहानी सुनाई थी। कंपैरेटिव एडवांटेज में कहानी सुनाई थी कि एक एशिया में 4 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं भाई? 4। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। यूएसए चाहता है कि यूएसए चाहता है कि एशिया से आकर ट्रेड करे। पाकिस्तान में जो गुड बन रही है, समझ लें कि तमाम मुल्कों में उतने ही पैसों में गुड्स बन रही है। पाकिस्तान में जो गुड्स बन रही हैं वो सस्ती बन रही है। 1 रुपए पाकिस्तान बन रही है, इंडिया में 2 रुपए बन रही है, अफगानिस्तान में 3 रुपए बन रही है और बांग्लादेश में 4 रुपए बन रही है। सबकी क्वालिटी सेम है और हम सब एशियन कंट्रीज की करेंसी भी सेम है। तो आइए बताइए, पाकिस्तान से क्या अमेरिकन गुड्स खरीदेगा, किसी और से खरीदेगा? चूंकि पाकिस्तान की प्राइसेस सबसे ज्यादा बेहतर हैं, इसे बिजनेस में कहा जाता है कंपेटिटिव एडवांटेज और इसे कहा जा रहा है प्राइस में एज। प्राइस में एज क्यों हासिल हुआ पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मौजूद फर्म्स को? क्योंकि वो सबसे सस्ती प्रोड्यूस कर रही हैं और क्वालिटी भी उनकी सबसे बेहतर है। तो अमेरिकन कहां से खरीदेगा? पाकिस्तान से। इस पूरी बात को कहेंगे पाकिस्तान हैज कंपेटिटिव एडवांटेज विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। समझता? बहुत तैयारी अच्छी नहीं है मेरी, याद नहीं है मुझे, तो तैयारी नहीं है, बातें याद नहीं तो नहीं, मुश्किल हो जाएगी मैक्रो पे बहुत, और फिर सेशन ही नहीं हो पाएगा। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का कम हो जाना। मेरी गुड्स की प्राइसेस सस्ती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो बाहर का खरीदार है वो किससे खरीदेगा? जब आपकी गुड्स की प्राइसेस कम होंगी तो प्राइस कम होना, क्वांटिटी डिमांड का बढ़ना। याद आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड? वही काम यहाँ पर हुआ हुआ है। ठीक है, तो मेरी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, मेरी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई? जैसी मेरी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही, मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है। कोई और पॉइंट भी डिस्कस किया था? बस इतना ही किया था। 9 पॉइंट है। एक पॉइंट कुछ और भी मेरे ध्यान में कहीं आया था, मैंने कहीं लिखवाया था, मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर पाया, कहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये आपका होमवर्क है भाई। होमवर्क किया था, बल्कि दिया था नहीं तो अब सुन लें। आपने क्या करना है? आपने ये करना है इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग एक्सचेंज रेट ऑन डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी। इसकी उर्दू बता रहा हूं। एक्सचेंज रेट में अगर चेंज आ गया, एक्सचेंज रेट में अगर चेंज आ गया, एक्सचेंज रेट में चेंज कितनी किस्म का आता है? 2 किस्म का आता है। एक्सचेंज रेट में अगर चेंज आया तो अब इस चेंज के आने की वजह से या वो एप्रिसिएशन हो डेप्रिसिएशन हो, तो आ चुका। अब इस बात की वजह से इन सब बातों पे, इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कैपिटल फ्लोस पे और हॉट मनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपने बुक से खुद से कवर करना है। ठीक है, हेडिंग फिर से सुन लें। कहां पर है? कौन सी बुक है भाई आपके पास? टेरिको नोट्स में मौजूद है। ठीक है, और ये उनके पास, रईस भाई के पास आज आ जाएगी, प्रिंट करवा ली है। प्लीज आप लोग जो भी उनसे पैसे पूछे हैं और उसको हासिल कर लें, एटलीस्ट मैक्रो से तो स्टार्ट करें। ठीक है, ओके। सो इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, यहाँ पर हम केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं एप्रिसिएशन का। ये आपने खुद से ही करना है, सिर्फ बता रहा हूँ, खुद आपको बुक को पढ़ना आना चाहिए। तो ये आपका काम है, टेरी बुक से आपने करना है। टेरी बुक से आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। 5 पॉइंट्स मैंने बताए। हेडिंग फिर से समझा रहा हूँ कि एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया, चेंज आने के बाद इन सब बातों पे, किन सब बातों पे? इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कैपिटल फ्लोस पे और हॉट मनी पे क्या इम्पैक्ट आया, ये आप पढ़ेंगे बुक से। बुक वाला ऐसे नहीं लिखेगा, बुक वाला इंतहाई होशियार है, वो लिखेगा उसको से आपको रीड करना होगा और अपना डेटा मेंटेन करना होगा कि सर इसने एप्रिसिएशन वाली बात समझाई इस तरह से, ये है एक्सचेंज रेट मुश्किल, ये आपको पढ़ना होगा। देखो चेंजेस का तो मतलब यही है, एप्रिसिएशन भी डेप्रिसिएशन भी, मगर बुक में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपने खुद एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे बुक वाले ने मेरी करेंसी में चेंज तो आया, मगर चेंज आने के बाद उसने एप्रिसिएशन के तौर से इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ शो किया। फिर आप बुक पढ़ेंगे फिर मुझे बताएंगे नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, एक्सचेंज रेट में चेंज तो आया, मगर बुक में जो बात लिखी हुई है उसमें करेंसी में डेप्रिसिएशन आया
या हुई, और उसके बाद इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आया, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आया, ये बताया गया। ये आपका काम है, ठीक है, आपने खुद से करना है। आपकी थिंकिंग स्किल्स नहीं हो पाई तो एग्जाम फायदा नहीं देगा आपको। एग्जाम से बैठे रह जाएंगे, फिर एसएससी को बोलेंगे आप आए, मैं हर जगह मौजूद नहीं हूँ। तो आपकी थिंकिंग स्किल्स खुद से करें। अगर आपने आज ये एस्टैब्लिश नहीं किया और मैंने सारे टॉपिक्स करवा दिए तो आप एग्जाम में क्या सोचोगे, फिर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सोचें, पढ़ें, एटलीस्ट पढ़ें ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये आपको बुक से मिल जाएंगी। हेडिंग मैंने आपको बता दी है, बुक से आपको चीजें नजर आ जाएंगी। अगली क्लास में जरूर आपसे ये पूछूंगा, ख्याल रखिएगा भाई, ध्यान रख लेते बात। हेडिंग आप डाल रहे हैं अगला सिस्टम, जिसमें अच्छा और भी क्या होमवर्क है इसमें, इसी में आपको होमवर्क है जो आपने करना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एक तो आपकी ये हेडिंग आ गई, दूसरी हेडिंग है आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लिख लीजिएगा ये। एडवांटेजेस एंड disadvantages of floating exchange rate system. Advantages and disadvantages of floating exchange rate system. तो ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। कहां से पढ़ेंगे, टेलीग्रुप से। कहां पर मौजूद है, नोट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। हेडिंग आपके पास आ रही है फिक्स एक्सचेंज रेट, तो पहले हेडिंग बता लें, पहले समझ लें, फिर इसके बाद में कॉपी करने का टाइम दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट बता दिया क्या है, हमारा कंटेंट क्या था, हमने 3 किस्म के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को पढ़ना था। कौन कौन से, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट। भाई फिक्स एक्सचेंज रेट में जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल बैंक की है। किसकी है जिम्मेदारी, सेंट्रल बैंक की। और सेंट्रल बैंक का मकसद क्या है, सुनते रहना, सुनने पे फोकस करना। सेंट्रल बैंक का मकसद ये है कि करेंसी की कन्वर्जन जो है, अगेन हम 2 करेंसीज की बात कर रहे हैं, सिंपल एनालिसिस में तो हम डॉलर की बात कर रहे हैं। तो मेरे मुल्क पाकिस्तान में डॉलर का कन्वर्जन रेट क्या है, ये टास्क दिया मैंने किसको, सेंट्रल बैंक को। किसको टास्क दिया, सेंट्रल बैंक को। क्या टास्क दिया कि भाई आपने कन्वर्जन रेट, सर किसका कन्वर्जन रेट, डॉलर टू रुपी, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये मेंटेन करने का टास्क दिया। और भी सुन लेते हैं बात, किस तरह का टास्क दिया आपने, टास्क दिया, आप कौन हो, गवर्नमेंट हो। भाई गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को डायरेक्शन दे सकती है, सजेस्ट कर सकती है, हुक्म नहीं चला सकती। सेंट्रल बैंक को टास्क दिया, वो ये काम कर दो। उसने कहा ठीक है मैं करता हूं। क्या टास्क दिया कि भाई 6 महीनों तक $1 पाकिस्तान में 100 का बिकना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई उर्दू। इसको टास्क दिया किसने, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को टास्क दिया। जितने भी मॉनेटरी मैटर्स हैं या आपके मुल्क में, आपकी इकोनॉमी में कौन चलाता है, सेंट्रल बैंक, सबको सब मालूम है। तो आइए जरा समझते हैं सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है। ख्याल रहे कि सेंट्रल बैंक का ताल्लुक डॉलर के रेट से है, डॉलर की प्राइस से है। तो आपकी मार्केट में ये बात सामने आई, आपकी मार्केट में $1 यानी कि पाकिस्तान की मार्केट में $1 100 का था। सेंट्रल बैंक को यहां से टास्क दिया कि तुमने होल्ड करके रखना है किस चीज को, रेट को, प्राइस को, प्राइस ऑफ अ करेंसी को वैल्यू ऑफ अ करेंसी भी कहते हैं। अब सेंट्रल बैंक ने कोशिश करी, मगर लोगों पर उसका इख्तियार तो नहीं। लोग, मैं और आप, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, पता क्या लगा सेंट्रल बैंक को कि भाई लोगों ने तो डिमांड बढ़ा दी है। मेरा काम, सेंट्रल बैंक का काम ये था रेट को फिक्स करना, होल्ड करना। पता ये लगा
कि लोगों ने तो डिमांड बढ़ा दी। जैसे ही लोगों ने डिमांड बढ़ाई तो सेंट्रल बैंक की मुश्किलात बढ़ गई। सेंट्रल बैंक की मुश्किलात बढ़ गई। सेंट्रल बैंक का टास्क क्या था? $1 की प्राइस कितनी रखना? 100। कितनी हो गई? 120। अगर तो हो गई, केस बता तो ना कि आपके मुल्क में जो कंज्यूमर्स थे, जो लोग थे, वो आप से बाहर होकर डिमांड करे यार। सेंट्रल बैंक ने कहा अच्छा, मुझे क्या मसला है, मेरे पास तो रिजर्व्स हैं। क्या है मेरे पास? रिजर्व्स। उसने अपने रिजर्व्स में से, रिजर्व्स किसके पास होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। आइए रिकॉल करते हैं, कब पढ़ा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का चौथा पार्ट। जिसको अभी भी ये बात नहीं याद नहीं आ रही, उसको बस सी और डी तक याद आना चाहिए। ग्रेड इससे आगे नहीं जा सकता जब तक कि आपको बातें याद ना हो, क्योंकि आपका ध्यान चलेगा नहीं। सही है, तो बार बार बता रहा हूँ कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। रिजर्व्स में क्या क्या बात समझाई थी? वो एक लॉकर है, सेंट्रल बैंक के पास है। उसमें क्या क्या होता है? गोल्ड भी होता है, और क्या क्या होता है? प्रीशियस मेटल होते हैं, फॉरेन करेंसी भी होती है, और सबकी नॉमिनेशन किसमें होती है? यूएस डॉलर में होती है। बात याद आ गई? तो सेंट्रल बैंक ये करेगा, वालेकुम अस्सलाम, जितनी करेंसी की डिमांड बढ़ी थी, बहुत शुक्रिया, सेंट्रल बैंक का काम तो सिर्फ ये है कि रेट को मेंटेन करना। हेडिंग डाली ना आपने, फिक्स्ड, आगे लिखा है एक्सचेंज, आगे लिखा है रेट। तो सेंट्रल बैंक का ये टास्क है। सेंट्रल बैंक होशियारी करेगा कि अगर करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उतनी ही सप्लाई ऑफ करेंसी अवेलेबल करेगा। कहां से करेगा? रिजर्व से। अभी ये बात नहीं हो रही कि सेंट्रल बैंक को इसके करने से नुकसान होगा, फायदा होगा। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सर ये फिक्स एक्सचेंज रेट प्रैक्टिकली कैसे मेंटेन किया जाता है। कोई क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल होते हैं, और यही वो रीजन है कि सेंट्रल बैंक या आपकी गवर्नमेंट चीखती रहती है रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व्स नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। बस समझ लो कि आपके अपने घर में 6 महीनों का राशन मौजूद है, दरवाजा बंद करके बैठ गए। क्यों दरवाजा खोलते हैं? जैसे हमने दरवाजा खोला, इंटरनेशनल ट्रेड आपके मुल्क से जा भी सकती है एक्सपोर्ट की सूरत में, और आपके मुल्क में आ भी सकती है इंपोर्ट की सूरत में। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ रिजर्व से क्या मुश्किलात होती हैं? ये मुश्किलात होती हैं। इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती है रियलिटी में, सिंपल होती है थ्योरेटिकली। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब भी समझा दिया, और कुछ कोशिश की गई कि किस तरह से आप यहां तक पहुंच सकें। अगली बात, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब हेडिंग जो आप डालोगे इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन आपको यहां मिलेगी। ये आपके नोट्स हैं, नजर आ रहे हैं आपको? इस नोट्स में आप जब बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी, एक्सचेंज रेट के टॉपिक में आएंगे तो पेज नंबर 50 लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाह रहे हैं। पेज नंबर 50 पे 50 पे आपको इसकी इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी। इसकी इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी फिक्स एक्सचेंज रेट की। तो जब जब क्वेश्चन आएगा, डायग्राम एक बनेगी और ये इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सारी बातें मैंने समझा दी, पेज 50 पर बता दी। अब आप चाहें तो इसको कॉपी कर ले फटाफट, आपको टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट में। बीच में कोई क्वेश्चन हो आपके जरूर पूछें जी। आपके मुल्क में जो लोग थे वो डॉलर की डिमांड कर रहे थे, आएगा कहां से? खरीदेंगे कहां से? आपके मुल्क से खरीदेंगे। मुल्क से खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? मनी एक्सचेंजेस से। मनी एक्सचेंजेस के पास करेंसी कहां से आती है? बस सेंट्रल बैंक ही उसको अलाउ करता है कि आप कारोबार कर सको। तो उसको पता है किस मनी एक्सचेंजेस के पास कितनी करेंसी है, इनका रिकॉर्ड होता है उसके पास। बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे मार्जिन रखते हैं जैसे मैं आपसे कहूं कि यार जरा किसी बस स्टॉप को ध्यान में लाओ। बस स्टॉप को ध्यान में लिया, एक बस आकर रुकती है, उस बस में एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है। बस के ड्राइवर ने कहा कंडक्टर को कि यार इस साथ में स्टॉप पे एक टेबल पे एक बंदा बैठा हुआ है और उसके पास खुले हैं, एक एक के नोट्स
एक एक के कॉइन्स पड़े हुए, 1 रुपये के कॉइन्स हैं, ये 10 रुपए का नोट ले जाओ और उससे 10 के कॉइन्स ले आओ। कंडक्टर उतर के पहुंचता है इसके पास टेबल पे मौजूद शख्स के और कहता है कि 10 रुपए लो और मुझे 10 के कॉइन्स दे दो, वो दे देगा? नहीं, बोलेगा मैं फारिग थोड़ी हूँ, 12 रुपए दो। भाई मैं कन्वर्ट करने थोड़ी बैठा हूँ, मैं दुकान लगा के बैठा हूँ। आपने क्या कह रहे हो? मैं 10 रुपए दे रहा हूँ, खुला दे दो। कभी कभी खुले के पैसे भी होते हैं, लेकिन 12 रुपए दोगे तो खुला मिलेगा तुम्हें, वरना जाओ यहाँ से। तभी उसने काउंटर लगाया हुआ था। तब जरा गौर से देखिएगा, अगर बस से कभी सफर हो, गिरी बस की बात नहीं हो रही, तो बस स्टैंड पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनके पास कॉइन्स की ठप्पी होती है। जब ज्यादा नोट देते तो उनको मिलती है। जी इसी तरह से करेंसी का रेट भी है, करेंसी बिक रही, करेंसी खरीद रही है, रेट चेंज हो रहा है और अपना मार्जिन भी हो रहा है। मार्जिन रखता है मनी एक्सचेंजर। जब आप करेंसी को, जो करेंसी कन्वर्ट करने जाते हो मनी एक्सचेंजर, अगर हैदरी पे जाते हो तो वहां पर जो बंदे बैठे होते हैं वो कन्वर्ट कराएंगे, पैसे भी रखेंगे अपने, क्या उनका मार्जिन कहाँ है? उनका मार्जिन कहाँ है? वो कन्वर्ट कराने बैठे हुए तो उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? वो कैसे कारोबार चलाते हैं? अपने फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इसी से निकालते हैं, मार्जिन रखते हैं। इसको कहते हैं ओपन मार्केट ट्रेड्स। क्या कहते हैं? ओपन मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग क्या रही? मार्जिन पे अगर ज्यादा लिया तो कमिश्नर पट्टा डाल सकता है और आप चाहे ना लें। भाई गोल्ड के रेट सेट हो गए, गोल्ड के रेट रोजाना आ रहे हैं। अब आप दुकान में पहुंचते हैं अल सैयद ज्वेलर्स में और कहते हैं गोल्ड दे दो, उसने कहा मैं इतने रेट पे दूंगा। आपने मुझे तो बहुत ज्यादा, उसने कहा नहीं लो, जाओ यहाँ से। कंप्लेन करोगे तो खरीदोगे, या तो कंप्लेन कर दो या तो मत खरीदो, किसी और से खरीद लो। मगर क्योंकि आपको ट्रस्ट था यार ये सही बंदा है, आपने ले लिया, उसको तो आपने कुछ नहीं कहा। जिस तरह गोल्ड आपने खरीद लिया उसी तरह से करेंसी भी तो खरीद सकते हैं। अगर वो रेट ज्यादा ले रहा है उससे मत लेना। किसने कहा आपसे उससे मुर्गी लें? हम चिकन खरीदते हैं, ज्यादा प्राइस में दे रहा है, मत लें। अब तो मार्जिन रखेगा ना दोस्त, मार्जिन क्यों नहीं रखेगा कोई बंदा? कट टू कट बेचेगा तो क्या फायदा? तो इसको ये कहा जा सकता है कि सर होल सेल रेट अलग होते हैं, रिटेल के रेट्स अलग होते हैं। अब दूध जो खरीदता है दूध वाला, वो उस रेट पे थोड़ी खरीदता है, वो होलसेल पे खरीदता है। या वो कहेगा मैं बल्क में खरीदता हूँ भाई, मेरे रेट से अलग है, मैं तुम्हें बेचूंगा ज्यादा के बेचूंगा। अब समझ में आ रही है? तो सिंपल बिजनेस है। हर मार्केट अंडरग्राउंड इकोनॉमी कहते हैं हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। तो बहुत पहले पढ़ा था मैक्सिमम प्राइस, भाई जो भी रखते हैं भाई। गर्मी ऐसी होगा, ठंडा पानी भी पीते हैं लोग छोटी छोटी खिड़कियों से। हाँ पीते हैं। और एहतरामन जो है ना टिश्यू पेपर से इसको छुपा लेते हैं और ब्राउन पेपर से छुपा लेते हैं। एहतरामन दो चीजों को छुपाते हैं, एक डायपर को और उस ठंडी बोतल को। जितना पढ़ा है उतना किया करो। हाँ उससे किया नहीं। तुम्हारे रेस्टोरेंट में जाने से हम आगे थोड़ी बढ़ जाएंगे, वेट करेंगे तुम्हारा। आगे चले भाई, लिख लिया, कॉपी कर लिया। जो भाई ऑनलाइन बैठे हैं जरा यस और नो तो जवाब तो देते हैं। समझ में आ गया तो यस लिखते हैं, नहीं समझ में आया नो लिख दें। आर का मतलब होगा रिपीट। तो सिमरा को समझ में आया, बाकी लोग तो बैठे हुए हैं कंबल के अंदर, इतनी गर्मी हुई। अम्मार से कैमरा निकलवा, उसकी तबीयत सही नहीं थी। मैंने पूछा भी कौन सी किस्म की, उसने कहा बस हाँ हाँ नीचे लग रहा। जल्दी जल्दी कर ले भाई, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे की चीज आने वाली। आगे चलें अनस, चलें आगे। अगला समझने से पहले हेडिंग में नहीं बता लें, पहले समझ लें। इसका नाम है मैनेज्ड
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पहले समझ लें फिर कॉपी तो आराम से हो जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग को समझने के लिए आपको दो टर्म्स सिखानी है। पहली टर्म का नाम है रेंज। रेंज एक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है। रेंज एक फॉर्मूले का नाम है। क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज एक फॉर्मूले का नाम है। क्या मतलब है उसका? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कहां इस्तेमाल होता है? स्टैट्स में। हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा उसको घुमा रहे हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट, बात समझ में आ गई? लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये क्लियर हो गया? जैसे रेंज में दो टर्म्स इस्तेमाल हुई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो आपने इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी अंग्रेजी चेंज करी और आपने कहा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। मैनेज भी और फ्लोटिंग भी है। जब भी मैनेजमेंट की बात आएगी सेंट्रल बैंक, फ्लोटिंग की बात आएगी फ्री मार्केट। ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड बने और सेंट्रल बैंक ने लिमिट सेट कर दी और कहा कि भाई अगर करेंसी 80 और 120 की रेंज में फ्लक्चुएट करेगी तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं मार्केट में नहीं कूदूंगा। ठीक है? कहां से कहां तक? फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ऊपर बढ़ना नीचे आना, फ्लक्चुएशन कहलाते हैं। क्या कहा सेंट्रल बैंक ने कि भाई मैंने लिमिट सेट कर दी है, 80 से नीचे जाएगी तब मार्केट में कूदूंगा, और अगर 120 से ऊपर जाएगी तब मार्केट में कूदूंगा। अगर इसी रेंज के इन बिटवीन करेंसी की वैल्यू घूमती रही, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही है, तो मैं मार्केट में इंटरवीन नहीं करूंगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ गई। क्वेश्चन आपका और अभी नहीं चाहिए, आप कॉपी कर लें। इतना आसान करके पढ़ाते हैं, जरूरत ही नहीं होती पूछने की। हाँ भाई, 3,500 जो ऑनलाइन बैठे हुए। कोई क्वेश्चन किसी का? वैसे तो नहीं होगा, फिर भी ऐसी एहतियात में पूछ रहा हूँ, फॉर्मेलिटी के तौर पर। हमारे एक बार तुमने जवाब नहीं दिया। रात भर इबादत करता रहता है लड़का ये। उसकी इबादत है किसी को बताता भी नहीं। ताजुब में उठते नमाज पढ़ता है, नहा धोता है, फिर एक सो जाता है। बताएगा नहीं हुआ क्या। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2008 में बिगन हाउस नॉर्थ नाला गार्डन में बैठा था मैं यहाँ पर, जो पहले हम पढ़ाता था बिगन हाउस में। तो पीडीएम हुई शुरू, तो एक साहब आए, तो कार्ड दिखाया उन्होंने अपना, उसमें लिखा हुआ था सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। मैंने कहा आप ही के इंतजार था, बैठ जाए। मैंने कहा बच्चे की परफॉर्मेंस से बाद में डिस्कस होगी, पहले ही बताएं हमारे मुल्क में कौन सा सिस्टम है। तो उन्होंने कहा शपथ लेना, हमें नहीं पता होता। यानी कुछ बातें ऑन रिकॉर्ड को बोलते नहीं। अब जैसे पाकिस्तान में कौन सा रेट चल रहा है, अखबार से पता लगेगा, या गवर्नमेंट की वेबसाइट हो या उस पर मेंशन हो, या कोई डॉक्यूमेंट आए उस पर मेंशन हो। फॉर इंस्टेंस अभी 9.75 इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपका, तो ये तो सेंट्रल बैंक ने अनाउंस कर दिया, तो ऑफिशियल हो गया। मगर अगर हमसे उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हाँ फ्री मार्केट चल रही है, इस तरह की बातें कर देंगे। तो बताने के लिए इकोनॉमिक्स में खेल जाते हैं और कहते हैं फ्री मार्केट है। मेरा अपना नजरिया है कि वो मैनेज फ्लोटिंग से फिक्स एक्सचेंज रेट के दरमियान चल रही होती सारी चीजें। फिर से सुन लें, ऑन थ्योरेटिकल ग्राउंड वो कह सकते हैं फ्री फ्लोटिंग है भाई, मगर आप जब पढ़ थोड़ा लिख जाते हैं तो कभी आपका दिमाग ऊपर हो जाता है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरा अपना ध्यान ये है कि यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग या फिक्स है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ बार बार, अगर पूछा जाएगा तो आपको लग क्या रहा है कि सर वो तो ओपन मार्केट में चल रहा है, डिमांड सप्लाई जो बढ़ रही है। उनसे पूछे जाए भाई डिमांड करने वाले हैं कहाँ, दिखा दो।
जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो इस तरह से ग्रिप करेगा उनको। जैसे मैं कहूँ कि भाई बकरे की प्राइसेस बढ़ गई हैं, बकरे की डिमांड बढ़ गई थी, तो आप कराची में रहते हैं, आप कहेंगे हाँ मेरे मोहल्ले से भी 4 लोग गए, सही है। इस तरह से अगर सेंट्रल बैंक से पूछ लिया जाए कि भाई तुम रखवाले हो, तुम बताओ कैसे कैसे डिमांड बढ़ी, और जवाब कुछ ना है, इसका मतलब है लोचा है कोई। इस तरह अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग हो रही है, इकोनॉमिक्स में बेतहाशा होती है। बंदे मर गए मरी में, मैनेजमेंट का मसला था, डिमांड सप्लाई ढूक दिया आपने। तो इकोनॉमिक्स को आखिर में गाया था, जैसे डॉक्टर कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, तो यहाँ इकोनॉमिक्स में ना डिमांड सप्लाई पर रख दी जाती है बात। ओहो डिमांड सप्लाई का मसला था, आलू की प्राइस, ओहो डिमांड सप्लाई का मसला था। ओ भाई तुमने मैनेज नहीं किया कुछ जिंदगी में, अपने घर के हालात मैनेज नहीं हुए तुमसे, एक खूबसूरत सी बेगम मैनेज नहीं हुई, अब तुम इकोनॉमी को चलाने के लिए निकले हो, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे जाए तो तुम भुट्टो जिंदे हो, यार भुट्टो जिंदा है, आपसे क्वेश्चन पूछे ना सड़क क्यों खराब है, गटर क्यों बह रहा है, भुट्टो जिंदा है। अब भाई तो जवाब पूछो इकोनॉमिक्स का, आता है आंसर पॉलिटिकल। और दुनिया जहां भी ये होता है, दुनिया जहां भी होता है, तो इकोनॉमिक्स को लोग कवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम जरूरी नहीं कि हम जाकर उसको सच और गलत साबित करें, हम अपना एक सेंस डेवलप करते हैं और अपना रास्ता बना के आगे निकल। मैं फिर से कह रहा हूँ कहीं लिखा ही नहीं, मैं आपको कैसे कह दूं ये, जैसे आप कहेंगे ना सर आप बताएं, फिर आप पूछेंगे आपको कैसे पता लगा, आप पूछेंगे ना मुझसे, मैं अखबार पढ़ के पता लगा, गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट थी SBB की, उससे पता लगा, मैं मुझे बताना पड़ेगा ना। और अगर मैं ये ना बताऊं कि दोनों जगह पर नहीं था, तो मैं कैसे बताऊं। और अगर मैं ये बता दूं आमल लियाकत भाई मैं कह रहा हूँ यही है, तो ये तो आप अगर वो वाले बच्चे हैं तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ फिर ऐसे ही है, फिर वो वाले बच्चे मत बने, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे मुझसे कि आपको कैसे पता है। तो आपको सही सही बातें बता रहा हूँ कि ये दिमाग वाली बातें, दिमाग आप भी लड़ाएं, आपको पता लग जाएगा बातें कितनी सही कितनी गलत है। जी कहते हैं ये लोग ना, दुनिया का सेंट्रल बैंक कहता है फ्री फ्लोटिंग रखना चाहते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से होता नहीं है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी स्टैंडर्ड सेट करती है और उसके हिसाब से चल रही होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और फिक्स एक्सचेंज रेट में रह गई जो मैंने डिस्कस नहीं की, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ और छोड़ता नहीं हूँ बात। हाँ आ रहा है, आपने पढ़ाई नहीं, हाँ चैट आ रही, अब आ रही है, तब से सो रहे थे तुम, वॉशरूम की लाइट वीडियो बंद करके आओ। अच्छा ऑनलाइन चैट में नहीं जवाब देना, व्हाट्सएप पे जवाब देना। शुरू में कह देते मैं जूम पे हूँ, यहाँ पर आईपैड इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें नहीं मैं देख रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे देख लो बताओ। तो भाई बात क्या हो रही है, फिक्स एक्सचेंज रेट, ये भी कहानी सुन लें, क्योंकि हमारे बच्चे मासूम होते हैं तो वो उनके जहन में कुछ नई नई ख्वाहिशात आ रही होती है। तो हुआ ये कि हम यहाँ पर इस रूम के अंदर जो बैठे हैं ना, तो एक शॉप है, ये क्या है, एक शॉप है, और यहाँ सॉफ्ट टॉयज बिक रहे हैं, ये है सॉफ्ट टॉय, और हर किसी के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपीज। एक दुकान है जिसमें टॉयज बिक रहे हैं और हर कीमत, हर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। दुकान के बाहर मेंशन कर दिया मैंने फिक्स प्राइस शॉप और रख दिया 100 रुपीज ईच। आप दुकान पे गए, अंदर आए, आपने कोई प्रोडक्ट उठाई, बेखौफ खतर आप आए काउंटर पे 100 रुपए दिए बाहर निकल गए। आप में से कितने लोग बार्गेन करेंगे कि नहीं भाई 80 रुपए दे दो, 90 में दे दो। बोलेंगे भाई आपको तो पढ़ना नहीं आता, ये तो आप ऐसे आगे मुंह उठा के, बाहर तो जाओ, पसंद आ रही लो, नहीं आई तो जाओ। आपने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, समझ में आई ले ली, पैसे को समझ में आई ले ली। अगले दिन आए दुकान पे, दुकान के बाहर कल तो 100 रुपए थे, आज 10,000 रुपए लिखे थे। आप फिर भी अंदर आ गए, गुस्सा तो आपको अंदर आ गया, आप काउंटर से रैक से चीजें उठाई, काउंटर पहुंच गए। अगर आपने पेमेंट कर दी तो दुकानदार हंसेगा, वरना तो आप हंस रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप 10,000 पे नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सेलर हूं किसी प्रोडक्ट का, तो अगर मैं किसी चीज की प्राइस को फिक्स कर दूं तो बिक नहीं जाती। खरीदार क्यूट नहीं है, सोच समझ के चीज लेगा कि मैंने लेनी है कि नहीं लेनी। तो अगर आज मैं अपनी करेंसी $1 = 1 रुपी कर दूं, वाह भाई वाह वाह, मसला सॉल्व हो गया, चलो भाई चलो घर चलते हैं। इससे मसला
सॉल्व नहीं होगा। ये हो जाएगा, मेरी सिर्फ करेंसी की प्राइस को फिक्स कर देने से मसला सॉल्व नहीं होगा। अगला बंदा कोई आएगा नहीं ट्रेड करने के लिए। यही हाल है फिक्स एक्सचेंज रेट के साथ। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई चले 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 फिक्स एक्सचेंज रेट कर दें, ओहो मसला ही सॉल्व हो गया। अब क्लियर हो गई बात या नहीं क्लियर हो गई? फिक्स एक्सचेंज रेट समझा दिया, सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग एक्सचेंज रेट टाइप्स। कौन सा ग्राफ? ये नहीं बनाया? 2 मिनट है बस, आप लोग उसमें 7 क्वेश्चन ले लो, 10 सेकंड हो गए। हाँ, लोन लेते हैं सीधे गवर्नर की पोजीशन पे जाएगा सेंट्रल बैंक की। ये इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा इंशाल्लाह, सीधे गवर्नर की पोजीशन पे जाएगा, बाकी जाके रिप्लेस कर देगा। ठीक है ठीक है, कोशिश करिए कॉलेज के यूनिफॉर्म में हो यार, अच्छे से तैयार होकर बना दीजिए। मैं एक आपको सैंपल के तौर पर एक वीडियो भेज देता हूँ, मतलब ग्रुप में भेज देता हूँ, तो प्लीज उसको देखकर उसी जैसी या जो भी आपके दिल में आ रहा है, जहन में आ रहा है, उस तरह कर दीजिएगा। कॉलेज लाइफ एट पीसीसी तो लाइक वो हर चीज जो टीचर्स ने मतलब इतना बहुत ही रैंडम सी वीडियो बनाई, तो उसमें वो बता रही है आप एक लाइन बोल देना कि वीडियो वो करना चाहती है तो कर ले, क्या हुआ? तो इतनी सारी बातें से नहीं याद रही इसको, तो पता नहीं क्या कह देते हैं, इकोनॉमिक्स की ब्यूटी। नहीं, उस वक्त होता जब आप किसी टॉपिक के कंक्लूजन तक पहुंच जाए, आपकी समझ बैठ जाए उसमें, ज्यादा पता उस वक्त है खुदा ना खासा अगर आपने कभी बुक पहले पढ़कर आ गए हो टॉपिक की। जिस तरह से ये 4 चीजें हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा, अब ये दिखने में तो बड़ी आसान है, जैसे कि एक्सचेंज रेट टाइप, आगे लिखा हुआ कैलकुलेशन, अब ये ऐसे ही नाम है। और ये इसके मार्क्स के हवाले से बात करें तो बहुत हुआ कोई एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बस, एमसीक्यूज, मगर इसको समझाना इज हेल ऑफ अ थिंग। तो इसके बाद हो सकता है बोलूं मैं की बात कर रही हूँ, ये वाली डाल में बाकी कर लेना, तो ऐसे बना लेना, अच्छी से बनाना, ऐसी बैठे बैठे क्या बना रही लड़की, ये ना स्मार्ट बंदा, देखो क्या फायदा बैठे हुए। किन बच्चों को? हुसैन तो आया हुआ, हुसैन की कदर करो। यार देखो, ये देखो बेवकूफ बनाने वाली बातें सारी, मैं आपको बनाऊं बेवकूफ, वो बनाए बेवकूफ। बच्चा ये नहीं समझ रहा कि वो बेचारा पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा। अच्छा वो अभी भी लगा वो बोल चक्करों में,
मैं इनसे छुप जाऊं, उनसे छुप जाऊं, उनसे छुप जाऊं। वो समझ ही नहीं रहा कि सीधा नीचे गड्ढे में आना है उसने। सबसे पहले उसमें इकोनॉमिक्स नंबर 1 पर है, जो मर्जी कर लें, 4 5 6 टीचर के साथ मिल कर पढ़ लें, तब भी नहीं हो पाएगा। एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। बता दी तो कह दिया। सही, खतरनाक किस्म की इंट्यूशन होती है। हाँ कर रहे हैं क्या, हर बात रिकॉर्ड हो जाए, मेरे को तो टेंशन है, कहाँ तक जाए, समय पे चला देना। सुन लो भाई, एक्सचेंज रेट टाइप्स कैलकुलेशन, ये सुन लो, ठीक है। और पहले सारी कहानी सुना रहा हूँ, उसके बाद सबको लिखने को दूंगा, तो प्लीज फोकस रखना भाई। 4 बातें हैं, 4 चीजें हैं, उन 4 चीजों को सीखना है। मसला ये कि अगर मैंने 4 चीजें आप पे छोड़ दी तो मुझे कभी उम्मीद है, कभी कहते हैं मजबूत को, रॉबस्ट, पूरी उम्मीद है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि कान खोलकर कहानी सुन लें अच्छे से, ठीक है। पहली कहानी आ रही है, इसकी हेडिंग की, देखो बेटा, एक्सचेंज रेट की ना टाइप्स होती है कैलकुलेशन के हवाले से। अभी सिस्टम नहीं है, अभी टाइप्स और आगे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन। तो कंटेंट का पार्ट बना लेंगे हम, जहां कहीं लिखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में सब चीजें, तो वहां पे उसको लिख लेंगे भाई हमने कंटेंट ही पढ़ा था और उसमें कैलकुलेशन पढ़ी थी, सही है। इकोनॉमिक्स में 2 वर्ड सिखाने हैं आपको, एक का नाम है नॉमिनल और दूसरे का नाम है रियल, ठीक। कहानी शुरू कर रहा हूं, कानों पर फोकस करें। नॉमिनल का मतलब होता है विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका रियल सेंस डीप डाउन, विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज। रियल का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है विथ द एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ओलेवेस की बात में रेक्टिफाइड, इसकी समझ विथ द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज। उर्दू मेहरबान। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल ना किया जाए, नॉमिनल, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट शामिल किया जाए, रियल। यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस में आने वाला चेंज शामिल ना किया जाए, नॉमिनल, और अगर कर लिया जाए प्राइस में आने वाला चेंज, तो रियल। यहां तक पहुंच गए हुसैन साहब, बात समझ में आई? आगे कहानी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कहानी फोकस रखिएगा। 2011 में एक साहब एक कंपनी में काम करते हैं और साल के 12 महीने, उनको साल के 12 महीनों में हर महीने के आखिर में 100 रुपए मिलते हैं। उन 100 रुपए को लेकर वो इम्तियाज जाते हैं और ग्रोसरी खरीदते हैं और पैसे पूरे और घर आ जाते हैं। 2011 खत्म हो गया, हर महीने के आखिर में कितने पैसे मिल रहे हैं, 100 रुपए। वो इम्तियाज गए, सामान लाए, पैसे खत्म, सारा सामान उनके मतलब का आ गया। 2012 जनवरी वो अपने बॉस से कहते हैं कि भाई मेरी सैलरी तो बढ़ाओ। बॉस कहते हैं अच्छा मैं बात करता हूँ। शाम को कहते हैं गुड न्यूज। क्या क्या गुड न्यूज है भाई? यार मैंने तुम्हारी सैलरी 10% बढ़ा दी। कितने परसेंट बढ़ा दी? वो खुश होता है। कौन? एम्प्लॉई। इसकी बढ़ती है सैलरी, इनको इंक्रीमेंट कहा जाता है। उसके जहन में ये आता है कि यार पिछले साल जब मैं 100 रुपए लेकर ग्रोसरी करता था तो 100 के 100 रुपए खर्च हो जाते थे। आज मुझे उम्मीद है कि 100 रुपए खर्च होंगे और 10 रुपए सेविंग हो जाएंगे आगे चलकर। उसी शाम में या उसी महीने के आखिर में पहुंचता है ग्रोसरी के लिए, बिल आता है 120 रुपए का, उसका मुंह लटक जाता है। अगले दिन आकर बॉस से शिकायत करता है कि बॉस आई एम वर्स्ट ऑफ बाय 10%। बॉस कहता है क्या कह रहे हो? 10% तो बेटर ऑफ हुए थे तुम, कल मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है। उसने कहा कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो भी सर सर्विस है। बोल रहा है जब तक आप इंक्रीमेंट का रेट 30% नहीं करोगे, या आसान जुबान में समझाने को बताया, बॉस तुम बैठ जाओ, इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं। सभी बैठ गया, क्या बता रहे हो? जब तक मेरा इंक्रीमेंट का रेट इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा ना हो, मैं हमेशा वर्स ऑफ ही रहूंगा। बॉस ने क्या मतलब? समझाओ भाई, आप समझा रहे हो। आपने क्या देखो, आपने मेरी सैलरी बढ़ाई 10%, गुड की प्राइसेस कितनी बढ़ी? 20%। तो इन्फ्लेशन रेट कितने का हुआ? उसमें क्या होती है इन्फ्लेशन? आप बोलोगे गुड्स की प्राइसेस का बढ़ जाना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। तो आप इन्फ्लेशन आई 20% से, तुमने मेरी सैलरी बढ़ाई 10% से, तो मैं तो वर्स ऑफ हो गया 10% से।
अगर तुम्हें मुझे सैलरी बढ़ानी है मेरी 10% से, तो तुम मुझे 130 रुपए दो, अगर तुम ये चाहते हो। तब तो मैं आजकल के जमाने में इन्फ्लेशन रेट से सरपास कर जाऊंगा। बात कर हुई, कहानी समझ में आई? आइए कहानी कंक्लूड करते हैं। मेरी कहानी में जिस शाम में बॉस ने कहा कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी, नॉमिनल इनकम, an income without the adjustment of a price change, हमारी कहानी में, हमारी कन्वर्सेशन में, जब तक प्राइस में आने वाला चेंज दो किस्म के होते हैं, कौन कौन से? चेंज दो किस्म के होते हैं, इजाफा या। तो हमारी कहानी में जब तक प्राइस में आने वाला चेंज शामिल नहीं किया गया, तो हम उस वक्त तक डिस्कस कर रहे थे नॉमिनल इनकम। उस शाम तक जब 10% से हमारी सैलरी बढ़ी, इस पूरी कहानी में, इस कन्वर्सेशन के पार्ट तक नॉमिनल इनकम की बात हुई। अगले दिन जब वो वर्कर पहुंचता है अपने बॉस के पास और पूरी कहानी उसके गोश गुजार करता है, तो अब किसकी बात हो रही है? रियल इनकम। हमारी पूरी कन्वर्सेशन में जब प्राइस में आने वाला चेंज शामिल कर लिया गया, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? रियल। बात हो रही थी इनकम की, तो रियल इनकम। कहानी को कम समअप कर दिया आपने कहा नॉमिनल का मतलब होता है विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज, और रियल का मतलब क्या होता है? विद द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज। तो मसला किसी को कहानी में। अब आइए उर्दू समझते हैं। एक ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें प्राइस का चेंज शामिल ना हो, क्या कहलाएगा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। फिर से सुन लें, एक ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें प्राइस में आने वाला चेंज शामिल क्या कहलाएगा? तो क्या आप लोग रियल के बारे में बता सकते हैं मुझे? एक ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें प्राइस से आने वाला चेंज शामिल हो, क्या कहलाएगा? तो समझा दें, उर्दू समझ में आ गई? आते हैं ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट की कहानी पे। सब कहानी के साथ लिख दीजिएगा। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट की कहानी शुरू होती है जिसमें मेरी एक ग्रोसरी शॉप है, मेरी अपनी ग्रोसरी शॉप है। मैं शाम में बैठा हूं, आप आ गए, समीर साहब आ गए, मुझे देख रहे हैं। मैंने एक प्रोडक्ट बेची एक स्ट्रेंजर को दुकान पे। मेरी दुकान पे एक साहब आए, मैंने उनको गुड बेची 100 रुपए की, ठीक है। इन्होंने मुझे नोट किया कि हाँ सर ने, मेरे दोस्त ने को गुड बेची है। अगला जो कस्टमर आया, खरीदार आया, वो मेरा रिश्तेदार था, इसको भी मालूम था, ये मैंने बता दिया इसको। उसको मैंने गुड बेची 80 रुपए की। थोड़ी देर उसने बोला यार ये तो बड़ी बदमाशी है, पिछले वाले बंदे को जो कि स्ट्रेंजर था, अननोन था, वो आपने गुड बेची 100 की, इसको बेच दी 80 की। इससे मैंने क्या कहा, मेरी दुकान मेरी मर्जी। खामोश हो गया। मैंने कहा भाई मेरी मर्जी, मेरी प्रोडक्ट है ना, मैं किसी को भी किसी रेट पे भी दे दूं। तो क्या मैं करेंसी के साथ भी ऐसी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे मुल्क की करेंसी मेरी कमोडिटी है, मेरी प्रोडक्ट है, मेरी मर्जी भाई। चाइना मेरा दोस्त है और इंडिया, चाइना के साथ कोई और रेट और इंडिया के साथ मर्जी चल सकती है। तो अगर ऐसा हो कि किसी मुल्क से एक्सचेंज रेट ट्रेड की बुनियाद पर सेट किया जा रहा हो, चाइना से ज्यादा ट्रेड, उससे कोई और एक्सचेंज रेट, इंडिया से कम ट्रेड, उससे कोई और एक्सचेंज रेट, ट्रेड में करना ही नहीं चाहता, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं अपना एक्सचेंज रेट या अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी दूसरे मुल्कों से अलग अलग कर सकता हूं। यानी कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट, वैल्यू ऑफ करेंसी चाइना से अलग हो, इंडिया से अलग हो, तो इसे कहा जाएगा कि अगर आप अपने करेंसी की वैल्यू को ट्रेड की बुनियाद पर सेट कर रहे हैं, जिससे ज्यादा ट्रेड थी उससे कहा ट्रेड लिए भाई कम पैसे, जिससे ट्रेड करनी ही नहीं थी उससे कहा ट्रेड लिए ज्यादा पैसे, मैं तो नहीं कर नहीं कर। अगर इस किस्म का बिहेवियर आपका है और आपका एक्सचेंज रेट ट्रेड पर डिपेंड करके सेट किया जा रहा है, ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम को ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता है। इस कहानी में किसी को मसला नहीं? हाँ, करेंसी की ट्रेडिंग है, बिल्कुल सही, करेंसी की ट्रेडिंग है या करेंसी का एक्सचेंज रेट है। वैल्यू ऑफ अ करेंसी को एक्सचेंज रेट कहते हैं, प्राइस ऑफ अ करेंसी को एक्सचेंज रेट कहते हैं।
अब देखो, एक है इकोनॉमिक्स की थ्योरी और एक है कन्वेंशन। इकोनॉमिक्स की थ्योरी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तमाम ट्रेड यूएस डॉलर में होगी, कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, मना भी नहीं किया गया कि अगर मैं चाइना से ट्रेड कर रहा हूं तो मैं यूएस डॉलर में करूंगा। भाई मेरे मुल्क की सेटिंग उनके साथ है तो हो सकता है येन में करूं, उनकी मुल्क की करेंसी के साथ कर लूं, तो पाबंदी तो नहीं है। तो एक होता है रियलिटी कि क्या चल रहा है वो दुनिया में, और एक है कि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान हूँ, आप चाइना है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे ताल्लुकात किसी भी कंट्री के ताल्लुकात बेस करते हैं ट्रेड पर। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छे ताल्लुकात हैं और ट्रेड अच्छी ना हो। किनके बारे में बात हो रही है? इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है। ऐसा नहीं होता कि रिलेशन तो अच्छे हैं और ट्रेड ना हो रही हो। तो हर एक कंट्री का ताल्लुक दूसरे कंट्री से ट्रेड की बुनियाद पर सेट होता है। अब मैं पाकिस्तान, आप चाइना, हमारे ताल्लुकात शुरू से अच्छे हैं मान लिया, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर ट्रेड की बुनियाद पे आपसे कोई और रेट सेट कर लूं। किस चीज का रेट है? रेट ऑफ आर करेंसीज, और किसी और कंट्री से कोई और रेट सेट कर लूं। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ट्रेड की बुनियाद पे किसी कंट्री से कोई रेट सेट कर रहा हूं, ऐसे एक्सचेंज रेट को कहा जाता है। क्लियर हो गई? कहानी याद रही है? भूल तो नहीं जाएंगे? 3 कहानी सुना दी, चौथी कहानी बहुत ही मजे की, परचेजिंग पावर पैरिटी। एक एक के बारे में बता रहा हूं। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। क्या मतलब होता है? और डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। समझ में आ गई बात? हाँ समझ में आ गई? कोई बात नहीं, मर्जी तुम्हारी भाई। एमसीक्यू मुझसे मत पूछना फिर। परचेजिंग पावर पैरिटी में सबसे पहला बताया, पैरिटी का मतलब क्या? पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, और डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी। आज से पहले परचेजिंग पावर का वर्ड हमने कब को सुना? डिमांड में सुना था, परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन। दूसरी बार अभी सुन रहे हैं, तीसरी बार इन्फ्लेशन में डिस्कस करूंगा, परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी, इसको मनी भी कहा जाएगा। अभी कुछ नहीं कह रहे, हम 2 बातें करेंगे। अब टॉपिक बताओ। उस वक्त भी ये बताया था, परचेजिंग पावर ऑफ पर्सन का वर्ड इस्तेमाल किया था, उसको भी डिमांड से कनेक्ट किया था। ओवरऑल सिनेरियो दे रहा हूं आपको कि आपने हमारी क्लास में परचेजिंग पावर का वर्ड अब से पहले 2 बार डिस्कस किया। ऑब्वियसली परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन डिमांड में डिस्कस करी, अभी यहां डिस्कस कर रहे हो, फिर जो डिस्कस करोगे इन्फ्लेशन में, अगर वो कॉन्सेप्ट चेंज होगा, परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी होगी। फिर याद दिला रहा हूं, ठीक है? तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, आइए समझते हैं क्या मसला है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सचेंज रेट। एक साहब यूएसए में रहते हैं, उनसे आपने कहा कि यार अपने मुल्क में 3 चीजें खरीद लो। आइए मिलकर याद करते हैं। 1 kg आइस, 1 kg राइस, 1 kg माइस। याद हो गया? यूएसए में एक साहब है, उनसे आपने कहा 3 चीजें खरीद लो, 1 kg आइस, 1 kg राइस, 1 kg माइस। फर्जी कहानी, याद कर लो क्या हो गया, टेंशन थोड़ी। पाकिस्तान में भी एक साहब है, उनसे भी कहा कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान में 3 चीजें खरीद लो, 1 kg आइस, 1 kg राइस, 1 kg माइस। खरीद लिया उन्होंने। अज्यूम भी कर लें कि दोनों मुल्कों में जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्वालिटी सेम है। क्या है? क्वालिटी सेम। यूएसए में जब उन्होंने खरीदा तो उन्होंने वहां पैसे पे किए $1। सेम गुड्स जब पाकिस्तान में किसी आदमी ने खरीदी, उसने पाकिस्तान में कितने पैसे पे किए? बस आपने कंपेयर कर लिया, $1 + ₹100। तो एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो कि बास्केट ऑफ गुड्स के हिसाब से सेट हुआ हो। ये बास्केट ऑफ गुड्स का वर्ड नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में। इसको बास्केट ऑफ गुड्स टेक्निकल टर्म में कहा जाता है। एक बास्केट थी, इसमें 3 चीजें रख दी। इकोनॉमिक्स में इस तरह की बास्केट को कहा जाता है बास्केट ऑफ गुड्स, और टेक्निकल टर्म है जो कि हम इन्फ्लेशन में नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे आरबीआई की कैलकुलेशन के वक्त। अभी यहाँ बात कर रहे हैं बास्केट ऑफ गुड्स, जिसको बीओजी कहा जा रहा है। क्लियर हो गई? एक ऐसी बास्केट जिसमें चीजें, हजारों चीजें हो सकती है, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 3 चीजें रखी। कौन कौन सी? 1 kg आइस, 1 kg राइस, 1 kg माइस। याद हो गई? और उनसे कहा गया कितने पैसे हो? उसने कहा यूएसए में तो $1 पे किए मैंने। पाकिस्तान ने पूछा कितने पैसे पे किए? उसने 100। मैंने इन करेंसी को आपस में कन्वर्ट कर दिया।
तो एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो कि बास्केट ऑफ गुड्स की बुनियाद पर फिक्स हुआ हो, इसे कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। ट्रेड नॉर्मली गुड्स की बुनियाद पर ही होती है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ट्रेड कहते हैं ना, वो ज्यादा गुड्स होती है, गुड्स या सर्विसेज। हाँ, हमारे हमारे रिलेशन अच्छे, हमने डिस्काउंट दे देते हैं, इससे आप सेल्स में डिस्काउंट देते हो ना कि तुमसे तो लाखों का सामान खरीद रहे हैं, डिस्काउंट दे दिया, ऐसे ही होता है। इसी तरह से ट्रेड रेट एक्सचेंज रेट में भी होता है। कहानी में जब तक बॉस ने सैलरी बढ़ाई शाम तक, इसमें प्राइस में आने वाला चेंज शामिल नहीं था। वो तो सैलरी बढ़ने के बाद गया था इम्तियाज, तब उसको पता लगा था कि प्राइस में चेंज आ चुका है, तो उसने आकर कब बताया, अगली सुबह को। तो जैसे ही आपकी गुफ्तगू में, आपकी कन्वर्सेशन में प्राइस में आने वाला चेंज शामिल हो जाए, क्या कहा जाएगा, रियल। कहानी बस याद रखनी है आपको। हाँ भाई, कोई मसला किसी को प्लीज पूछ लें, हमारे साथ सिमरा। सिमरा कॉपी कर लो शाबाश। हमारे साथ टाइपिंग, क्या बात है, आ गया सर, बेहतरीन आ गया भाई, बेहतरीन। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट जो पूछा जाता है वो एमसीक्यूज में आता है 1 मार्क के लिए, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। ट्रेड वेटेड में मसला ये था अमार कि एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो कंट्रीज आपस में सेट कर रहे हो बेस्ड अपॉन देयर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब इसको हमने आसान कैसे किया भाई, मेरी जिससे सालों सालों से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिस तरह आप समझें आपका एक कारोबार है, तो कारोबार में आपको कोई सप्लायर होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, आपके अपने सप्लायर से सालों साल के ताल्लुकात हैं, तो आप अपनी जो रेट होते हैं, जो भी चीज आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उसके रेट कुछ और रखते हैं। फिर एक नया आदमी आपको आकर ज्वाइन करता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ सप्लायर, तो उससे कोई और रेट होते हैं। तो जिस तरह से आप रेट्स को मुख्तलिफ कर सकते हैं कारोबार के हिसाब से, इसी तरह से कंट्री अपनी करेंसीज को भी मुख्तलिफ रख सकता है मुख्तलिफ ममालिक से। तो जिस मुल्क से उसका एक्सचेंज रेट ट्रेड की बुनियाद पर सेट किया जा रहा हो या वो कर रहा हो, तो ऐसे एक्सचेंज रेट को ट्रेड रेटेड एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अब जो नंबर्स की आपने बात करी, वो तो जब क्वेश्चन कोई आएगा एमसीक्यू, ये तो मैंने 1 मार्क की भी समझाया, जिस किस्म में क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आई आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है हमारा।
किसी का कोई इशू याद रखें, क्वेश्चन किसी का? सुकून से कहानी लिख लीजिएगा, सुकून से कहानी को याद रखें, कॉन्सेप्ट्स आपसे इजीली हो सकेंगे। Sir, rate rating is different exchange rate for different countries on the basis of it. यही लिख सकते हैं, यही है। फिर नेक्स्ट क्लास में लाजमी आपके पास मैक्रो के नोट्स क्लास में होने चाहिए। मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ एक्सचेंज रेट के। Next class, if you have copied, shall we move on? इसके भी जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है वो आपने खुद करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, देखिए आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये आपने करने हैं भाई। जूम आउट कर दो, ये जूम आउट हो गया। आगे चलिए क्लास। ये एक्सचेंज रेट आपका यहाँ पे निमट गया। क्लास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जेकर। इसको भी मैं नोट से कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले जेकर एंड मार्शल लर्नर कंडीशन। भाई आवाज का बता देना, आवाज में देखो आवाज कौन सी होती है। सबसे पहले जेकर की डेफिनेशन सुनने और समझने को सेकंड कॉपी तो पढ़ लें। लिखा हुआ शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स of current account to a significant fall in the exchange rate, current account rate। हम आज दो टॉपिक्स को मिला रहे हैं। जेकर एंड मार्शल लर्नर कंडीशन में दो कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के जो आपस में फ्यूज्ड हैं।
मिले हुए हैं। पहले का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और दूसरे का नाम है वैल्यू ऑफ अ करेंसी। ठीक है, पहले समझते हैं। जेकब और मार्शल लर्नर कंडीशन है टॉपिक का नाम। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आपस में फ्यूज हैं। एक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और एक का नाम है एक्सचेंज रेट। सही, डेफिनेशन, द शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स। शॉर्ट टर्म, चलिए मान लेते हैं शॉर्ट रन अलग होता है, शॉर्ट टर्म अलग होता है। टर्म टाइम वेस्ट होता है, रन टाइम वेस्ट नहीं होता। आज तक आपकी क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, मतलब पढ़ाऊंगा SRAS, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, उसमें शॉर्ट टर्म बताऊंगा, बार-बार बताऊं, पढ़ते हुए सब आ रहे हो इस पर। और मैं गोल से पढ़ा है बिल्डिंग, तो उससे बात मिलेगी जब शॉर्ट टर्म को बताऊंगा, क्योंकि मर्जी जाए कोशिश करके आ जाएगा शॉर्ट टर्म, कोई एक शॉर्ट टर्म तो पढ़ा है। अभी वर्ड शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल हुआ, शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल हुआ। टर्म का मतलब टाइम बाउंड, बिजनेस और अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन अ ईयर, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन अ ईयर। द शॉर्ट टर्म रिस्पांस ऑफ अ करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट कैसी होती है भाई? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ा था हमने, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? करंट अकाउंट के चार, बैलेंस ऑफ सर्विस, इनकम बैलेंस, इसको प्राइमरी इनकम भी कहते हैं, और करंट ट्रांसफर्स। ये चार होते हैं करंट अकाउंट के, याद होना चाहिए। कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट के चार होते हैं, रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और रिजर्व्स। ठीक, तो अगर मैं यहां लिखूं तो शॉर्ट टर्म रिस्पांस ऑफ करंट अकाउंट, तो मैं नाम दे सकता हूं, तीन नाम लिख सकता हूं यहां पे। मैं कह सकता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड भी, मैं कह सकता हूं करंट अकाउंट भी, और मैं कह सकता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी। आई रिपीट, जहां लिखा हो करंट अकाउंट, इसको तीन नाम दे सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अगर स्ट्रक्चर याद होगा तो मेरी बात आसान लगेगी, और स्ट्रक्चर ही याद नहीं होगा तो आप उधर उधर कूद रहे हैं वहां पर, पता नहीं क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, तुम लोग जानने को पड़ती है। ठीक, आगे चलो। शॉर्ट टर्म रिस्पांस है करंट अकाउंट पे किस बात की वजह से? वो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है ज्यादा, काफी अच्छी मिकदार में, वो सिग्निफिकेंट। फॉल का मतलब होता है गिर जाना। इनमें एक्सचेंज रेट, बड़ा एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक टर्म देंगे डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक कॉन्सेप्ट है डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उसका टाइप से तो ताल्लुक नहीं, और उसका एक्सचेंज सिस्टम से तो ताल्लुक नहीं। उसका ताल्लुक है जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे ताकि उसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए। इस पूरी बात को कहा जाता है डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जैसे डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं, एक्सचेंज रेट नहीं है, डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। डर्टी फ्लोटिंग किसे कहते हैं? जब गवर्नमेंट जानबूझ के, इसको डेलिबरेटली कहा जाता है अंग्रेजी में, इंटेंशनली कहा जाता है अंग्रेजी में, जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे ताकि उसकी गुड्स सस्ती हो जाए और उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाए। इस पूरी बात को क्या कहते हैं? डर्टी फ्लोट, डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो मसला इसी बारे में, जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी ही करेंसी की वैल्यू को कम कर दे तो डेप्रिशिएट देंगे, डिवैल्यू देंगे, डिवैल्यू का इस्तेमाल करें। फिक्स एक्सचेंज रेट कैसे देना, तो गवर्नमेंट जब भी जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करती है तो उसे कहा जाता है डर्टी फ्लोट। क्योंकि गवर्नमेंट करती है ताकि उसकी करेंसी सस्ती हो जाए, तो उसकी प्रोडक्ट सस्ती हो जाए,
रिवर्स इसकी हो जाएगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी। सही कहां नहीं आता है इकोनॉमिक साइड और क्लास में नहीं आएगी बाद में मैंने उसका आपको समझाया जरूर करेंगे मैंने याद नहीं किया पढ़ाई करके जो जाएगा मैंने देखेंगे इस इंग्लिश में बताएंगे। अच्छा जी ये लिख दिया तो करंट अकाउंट जो सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये भी बताओ कि जगह ऐसा हुआ कि एक्सचेंज रेट में सिग्निफिकेंट फॉल आया जिसका इंपैक्ट पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहें उसके अंदर मौजूद करंट अकाउंट कहें और उसके अंदर मौजूद बैलेंस ऑफ ट्रेड कहें एक ही बात कहानी समझ में आई। इसको कहते हैं जे कर तू बता रहा हूं इतना इतना ज्यादा रेट में तुमको दुनिया समझती जे का और मार्शल लॉ में कंडीशन यही है आपको पता होना चाहिए तो ये बिल्कुल पढ़ा सकता हूं आगे आपकी मर्जी है। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मार्शल लर्नर कंडीशन की। रट्टा लगाना आसान है रट्टा भी लगा के समझ भी रट्टे वाली आ जाएगी मगर एक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कंडीशन कहते हैं उर्दू में शर्त को जैसे कि इस्माइल साहब को अब आएगा बेटा तूने एक ग्रेड ले लिया तीनों एक ही आ गया तेरा आईफोन दो भी चल रहा था उसमें तेरा 14 15 16 17 18 दो भी आ गया हो सकता तो तेरा हो जाएगा। अब तेरा तो चाहिए 14 15 चाहिए तीन ले लिया उसकी तरह की शर्त हो गई ये लाओगे ये हो जाएगा ये करोगे वो हो जाएगा। सेकंड शर्त समझ में आ गई हम पढ़ क्या है मार्शल लर्नर के नाम हो गया अंकल पे कौन लगा दी कंडीशन सही शॉर्ट फॉर्म में लेंगे एमएलसी ये हो गई बात। अब पढ़ते हैं क्या कंडीशन थी क्या कह रहे थे। अब इस इक्वेशन को मार्शल लर्नर कंडीशन कहते हैं। पढ़ा इफ इसका मतलब होता है अगर हो क्या हो पीडी के एक्सपोर्ट्स और पीडी इंपोर्ट्स और इनका सब भाई एक्सपोर्ट्स है उनकी पीडी होती है तो इंपोर्ट्स उनकी पीडी होती है। पीडी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हमारा करके एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो उसका कोई ना पीडी तो होगा या इलास्टिक होगा इलास्टिक होगा। पीडी की वैल्यू इसने 5 पड़ी थी इलास्टिक डिमांड इनइलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड ऐसी था ना उसी को इलास्टिक भी पढ़ा था खुद ही बोलो इलास्टिक डिमांड की बात करो पीडी पढ़ा था पीडी 5 वाली पड़ी थी। तो एक्सपोर्ट्स की पीडी का सम और इंपोर्ट्स की पीडी का सम अगर ग्रेटर देन 1 हो इन दो चीजों का सम इन दो चीजों का सम अगर ग्रेटर देन 1 हो तब अगर आप देन फ्यूचर वाला देन का मतलब होता है उसके बाद ये वाला जो देन होता है इसका मतलब होता है कंपेयर ठीक है। तो अगर ऐसा हो उसके बाद अब अगर आप डिवैल्यूएशन करो तो दैट विल इंप्रूव द करंट अकाउंट ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर मेरी कंडीशन को फुलफिल कर जाओगे और उसके बाद अगर आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करोगे तब तो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड जो क्या कह दो तो इंप्रूव कर जाएगा। इसी को उर्दू में समझता जो अब तक आपके सामने जे कर्व के बारे में बात की अध्याय में बुझने की डेफिनेशन की बात ले रहे डेफिनेशन की बात ले रहे उससे जाएगा जे कर्व तो है शॉर्ट अच्छा जे कर्व मैं बताऊंगा शॉर्ट टर्म रिस्पांस है। रिस्पांस का मतलब होता है बढ़ना या कम होना। रिस्पांस कैसे करेगा रिस्पांस मतलब इलास्टिक होता है चलिए इस तरह कह रहे हैं रिस्पांस कर रहे हैं आप नहीं बढ़ा रिस्पॉन्ड रिस्पांस हां में करेंगे ना में करेंगे सही है तब क्या रिस्पॉन्ड अब यू नो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा कोई रिस्पांस किसका रिस्पांस शॉर्ट टर्म रिस्पांस किसका करंट अकाउंट का कब हुआ ऑप्शन में या अभी क्लियर नहीं ध्यान से बात ठीक है आगे चले। तो भाई अब आते हैं इस पे ये इसने क्या बनाया है आपने है क्या ऐसा तक क्या है। तो देखिए ग्राफ हमने हमेशा पढ़ा आइए ग्राफ की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। अ ग्राफ shows relation
between two variables. तो ब्रॉडली ग्राफ्स को कहा जाता है डायरेक्टली रिलेटिव ग्राफ या इनवर्सली रिलेटेड ग्राफ। ठीक है, बात याद आ गई। ग्राफ को पहचानने का तरीका इस तरह से समझाया था कि y एक्सिस पर मौजूद वेरिएबल्स को नोट करो और x एक्सिस पर मौजूद वेरिएबल्स को नोट करो, उनके दरमियान रिलेशन या तो डायरेक्टली होगा या तो इनवर्सली होगा। अमूमी तौर पर ऐसे ही होता है। ठीक है, यहां तक बात याद आ गई। तो हमारे आज के ग्राफ में आइए देखते हैं कि y एक्सिस पर क्या क्या बातें मौजूद हैं। आप या तो बीओपी लिखो, आप या तो करंट अकाउंट लिखो, आप या तो बीओटी लिखो। और जिनको अभी ब्लड पेपर्स याद नहीं है वो आगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन नहीं चल पाएंगे। आप अगर यही समझ रहे हैं कि आखिरी में सब कुछ जो लिखा हुआ आखिरी दिन कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। याद करना लेयर्स में होता है, एक दिन में नहीं हो सकता। भाई ये इकोनॉमिक्स है, छोड़ दे बढ़ना। तो मेट्रो आपके पास नहीं होगी। बाद में ये कहना कि सर मैं समझ में नहीं आया, बेतुकी बात है। आप समझ रहे हो, बुला रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? समझाया यार, तुमको समझ में आ रहा हो, अगले दिन में हमें समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप भूल गए। समझ में नहीं आया तो आप पूछते भाई। तो प्लीज अपने आप को स्पष्ट से निकालें, जबरदस्ती की परेशानियों से निकालें और पढ़ना शुरू कर दें। तो मैटर पे अपने से निकाल के मैटर पे लिख पाएंगे आप। बाद में मैं कैसे आ जाऊंगा, मैं फिर समझा दूंगा क्लियर क्लियर भाई, क्योंकि सब कुछ मलबा भर चुका होगा, इतनी सारी चीजें होंगी। मैं यूं जा रहा हूं, कहां जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तू कह रहे हैं, समझ नहीं आया। y से समझ में आ गया भाई। देखो इसको y और वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे y और x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है इस पॉइंट। ठीक है, समझ सही है। 0 0 को ओरिजिन कहा जाता है। पॉजिटिव वैल्यू होती है यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो पॉजिटिव वैल्यू को और नेगेटिव वैल्यू को। अब यहां से यहां तक मैंने यू किया, जे बना दिया। फिर से देखो साफ से चलो, यू और यू, यहां तक जे बना दिया। फिर सुनो, रेड लाइन को फोकस करो, यू और यू। आपने फिर टेढ़ा जे बना दिया, आप टेढ़ा जे बना दिया, मान लो ये हो गया। यहां से यहां तक की बात बता रहा हूं, ये डिक्लाइन है या अपवर्ड है? साथ साथ चल रहे हो, डिक्लाइन है। आइए डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। जे का फिर डेफिनेशन क्या थी? The short-term response of current account was significant fall in the, तो एक्सचेंज रेट में फॉल तो आ गया। एक्सचेंज रेट में फॉल आने का मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। आपकी करेंसी की वैल्यू हो चुकी है। जिस मौके पर हम कहानी में कूदे उस वक्त तक आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है। उसका इंपैक्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिस्पांस यह है। क्या इसमें एमएलसी क्वालिफाई कर रही है? एमएलसी मतलब क्या था? मार्शल लर्नर कंडीशन। क्या ये क्वालिफाई कर रही है? क्वालिफाई मतलब फुलफिल कर रही है या उस पे पूरा कर रही है। शॉर्ट टर्म में पीईडी इन इलास्टिक पढ़ी है। इलास्टिक factors affecting PD, the shorter the duration of time, inelastic would be the nature of a word, greater than 1 elastic को शो करता है या inelastic को? एमएलसी क्वालिफाई करेगी, शॉर्ट टर्म में एमएलसी क्वालिफाई नहीं करेगी। जब एमएलसी क्वालिफाई नहीं करेगी तो क्या करंट अकाउंट बढ़ेगा? नहीं, कम हो गया। तो जे कर्व का यहां से यहां तक का पार्ट ये कर रहा होगा, शॉर्ट टर्म रिस्पांस शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक। एमएलसी क्वालिफाई नहीं कर रहा और पीईडी
एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट का सम क्या होगा एन लास्ट है। सारी बातें असेंबल कर लो। अब प्रैक्टिकल कहानी सुना थ्योरी। अब मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान का केस है, पाकिस्तान ने फोन किया अफगानिस्तान को या सऊदीया को किया कि भाई बात सुनो, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर। सऊदी वाले मिनिस्टर ने कहा बोलो क्या बात है, आपने क्या हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया अब से लेकर 6 महीनों तक, अब से लेकर 6 महीनों तक हमारी करेंसी की वैल्यू कम रहेगी। अनाउंस कर दिया हमारी कुछ सस्ती होगी भाई, खरीदो हमसे खरीदो। बेटे सुन लो कहानी, कहानी है तो कामयाबी है, हमारे कामयाबी नहीं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, ट्रेड मिनिस्टर ने फोन किया सऊदी अरब कि भाई 6 महीनों तक हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, करती हमने तो हमारी कुछ भी सस्ती हो गई, खरीदो हमसे। उसने आगे से कहा कि देखो भाई मैं कंट्री हूं, मैं कोई छावड़ा दुकान नहीं हूं। कंट्री जब कोई चीज खरीदता है, ऑयल खरीदता हो, तो कमोडिटी आटा खरीदता हो, ब्रेड खरीदता हो, तो वो 1 किलो 2 किलो नहीं खरीदता, वो बहुत बल्क क्वांटिटी में चीजें बाय करता है। तुम्हारे घर में ग्रोसरी महीने की आती है, रोजाना की आती है, क्या सोच समझ के बताना, सही है ना दोस्त। तो एक आम आदमी ग्रोसरी रोजाना नहीं करता, कर सकता है, करता नहीं है। प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, ठीक है। एक और बात समझाओ, सुनो और समझाओ। मेरे किचन में स्पेस जो होती है, आम घर किचन की बात कर रहा हूं, है उसकी बात कर रहा हूं। मेरे किचन में जो स्पेस है, क्या उनमें उसमें स्टोर करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, कम होती है? ऐसे मैं क्या 4 साल का आटा स्टोर कर सकता हूं अगर आटा खराब ना हो? क्या मैं 4 साल के चावल स्टोर कर सकता हूं? नहीं। तो ये भी मेरा जो किचन बनता है वो इसी लिहाज से बनता है कि उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके हिसाब से वो चीजें मौजूद हो। आम किचन की बात करो, यहां की बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसने कहा, ये इसको कहा सऊदी वाले को, भाई भाई ये सस्ती हो गई है, आओ खरीदारी कर लो। इसने कहा देखो मैंने 6 महीनों की परचेजिंग कर ली, अगर तुम पिछली रात को कॉल करते और उससे कहते तो मैं उनसे परचेजिंग नहीं करता, अब इनसे परचेजिंग कर चुका हूं, मैं 6 महीनों तक इसको छेड़ नहीं सकता, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। सऊदी अरब ने क्या कहा, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, मैं ट्रेडिंग कर चुका हूं, मैं परचेजिंग कर चुका हूं, मैं आपसे आपको नहीं खरीद सकता, मान रहा हूं सस्ती हो गई, आप उनको समझाओ क्या बात खबर क्यों नहीं कर रहे। उसने कहा भाई तुम इम्तियाज जाते हो? बिल्कुल जाते हैं इम्तियाज। उसने कहा तुमने इम्तियाज से कुछ खरीदी, 1 महीने का सामान ले लिया, जैसे घर पहुंचे घर पे न्यूज चल रही थी इम्तियाज का सामान 20% सस्ता हो गया, आगे और ले लिया, तो क्या आप फिर तोड़ जाओगे लेने के लिए? क्या कहोगे उसको? भाई देखो बात सुनो, उसे ही सस्ता कर दिया, और गलत वालों का बता रहे हो। अगर भाई मैं अपनी 1 महीने की स्टोरी कर चुका हूं, मेरे पास जगह तो नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? तो सेम इसी तरह से अगर एक कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दे या अपनी गुड्स को सस्ती कर दे, तो जरूरी नहीं है कि अगला बंदा भी खरीद ले। उसने बहाना क्या किया, क्या 6 महीने में मैंने अपनी चीजें खरीदी नहीं, ठीक हो गई बात, आपने 6 महीने गुजरने का वेट कर लिया, बात समझ आ गई? 6 महीने की कहानी हुई, आपने करेंसी को डिवैल्यू भी किया, करेंसी को डिवैल्यू करने से आपकी एक्सपोर्ट्स बिकी नहीं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन जिसको याद है वो कामयाब, तुम नहीं करना भाई। $1 = ₹100 और $1 = ₹120, 2011-2012। जिस मुल्क की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है उसे दूसरे मुल्कों की गुड्स चलिए आपको साथ, जिस मुल्क की करेंसी डेप्रिशिएट डीवैल्यू बोल रहे हैं, डीवैल्यू हो जाती है उसे दूसरे मुल्कों की गुड्स महंगी लगती हैं। तो जब मेरे मुल्क ने मेरी करेंसी को डीवैल्यू किया, उससे पहले मैं 100 रुपए देता था, $1 हारता था और 1 लीटर पेट्रोल
मेरी करेंसी, मेरे मुल्क ने आज अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। मैं आज भी 1 लीटर पेट्रोल खरीदना चाहता हूं यूएसए से, तो मैं कितने पैसे पे करूंगा? 120। जब 120 पे करूंगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कहते हैं इंपोर्ट बिल। भाई यूटिलिटी का बिल होता है, तो ग्रोसरी का बिल होता है, तो क्या इंपोर्ट बिल नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। उसमें वो तमाम बातें रिकॉर्ड की जाती हैं जो मैं इंपोर्ट करता हूं। तो मुझे पूछना ये है कि अब इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई पहले मैं 100 रुपए कर रहा था, कितने में कर रहा हूं? 120 बढ़ गया ना। तो इंपोर्ट ज्यादा, तो बैलेंस शीट में कहते हैं कि सरप्लस। इकोनॉमिक्स ड्यूटी आसन भाई, इकोनॉमिक्स कौन से तरीके से पढ़ोगे नहीं आएगी कहानी को। आपको कोई लगता है कि इसका कहानी समझ नहीं आई तो कुछ ध्यान कुछ नहीं। 6 महीने गुजर गए, कहानी को आगे बढ़ गए, 6 महीने गुजर गए। अब तक हमने इंपोर्ट को भी डिस्कस किया और एक्सपोर्ट को, दोनों बातों को समझ लिया। एक्सपोर्ट बिकी नहीं, एक्सपोर्ट पे हुई नहीं, हालांकि सस्ती हुई कुछ नहीं बनी नहीं, उसमें क्या कि मैं तो परचेज कर चुका हूं। और इंपोर्ट का बिल मेरा बढ़ गया क्योंकि मैं भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, मैं भी 6 महीने को कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था यूएसए से। मैं रातों रात मना कर थोड़ी कर सकता हूं कि आइंदा आना तो गुर्जी नहीं दूंगा, तेल भी नहीं दूंगा, तुझे क्या करेगा? तो भाई मैं भी इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करता, मैं भी कंट्री हूं, मैं भी 6 महीने परचेजिंग करता हूं। सीधी जना कॉलोनी में मछली खाने जाते हैं, राशि बंगाली, उसके लिए रिजर्वायर से उसकी तेल जमा होता है, ठीक है, लड़ने जलाएगा ना जमा होगा। तो 6 महीने में रिजर्व होता है किसी कंट्री के पास। टेक्निकली बता रहा हूं, ये नहीं उदाहरण दे रहा है तो मतलब 1 करोड़ लेना बेटा आधा तो ऐसे थोड़ी नहीं होगी। तेल है, ऑयल है कंट्री की, सही है। आगे चलते 6 महीने अभी भी मेरी करेंसी की वैल्यू नीचे ही है। अब क्या हुआ? मैं आगे लॉन्ग टर्म में 6 महीने गए, अब आ लॉन्ग टर्म एमएलसी फॉलो हो रही है। The longer the duration of time, elastic would be the nature of a product. MLC क्वालिफाई कर गई। PD एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का सम दोनों इलास्टिक। अब देखो क्या होता है, पहले एक्सपोर्ट की तरफ चलते हैं। मैं सुन के भाई अभी करेंसी कम है, इतना ठीक है, अब मेरे क्वार्टर खत्म चुका, खुद से खरीदूंगा। तो एक्सपोर्ट जब बिकेंगी तो पैसे आएंगे, जैसे ही पैसे आएंगे जुमला आप कंफर्म करोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूवमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस? इकोनॉमिक्स ड्यूटी पढ़ाई कभी जिंदगी में बट ले लिया था, इंप्रूव हो गया ना। ऐसे से बंदा अगले से तो भागेगा नहीं, इंप्रूव करेगा, इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट, ठीक हो गई बात। एक्सपोर्ट्स का वजह बढ़ा दी, इंपोर्ट्स भाई मैं भी जब यूएसए से ऑयल खरीदता था तो 6 महीने मैंने कहा था मैं खरीदूंगा। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, मैं अभी तो चीपर सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाऊंगा। अगर यूएसए ने आज भी मेरी करेंसी डिमांड मगर क्या कौन है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैं भी तो सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा। 6 महीनों तक तो मैं बाउंड था यूएसए से महंगा तेल खरीदने में, वो महंगा नहीं बेच रहा था, मेरी करेंसी नी वाली हो गई। अगर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हो गया तो क्या अब मुझे आजादी है कि मैं महंगा ऑयल खरीदने के बजाय चीपर सब्स्टिट्यूट्स ढूंढूंगा, किरान से खरीदूंगा। अरे उम्मीद में आ गई ना, तो सब्स्टिट्यूट ढूंढूंगा। तो टाइम के गुजरने के साथ साथ सब्स्टिट्यूट बढ़ जाते हैं, गुड्स की नेचर इलास्टिक से इलास्टिक हो जाती है, ये हुआ। तो आज इंपोर्ट बिल भी कम हुआ और एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ी, तो क्या अब मैं इंप्रूवमेंट की तरफ जाऊंगा? मैं तो डेफिसिट में जाना तो मैं जीरो तक पहले पहुंचूंगा। अगर एक सिलसिला चलता रहा तो क्या ऊपर जा रहा हूं? तो यहां से यहां तक एमएलसी भी क्वालिफाई हो रही, मैं लॉन्ग टर्म भी मौजूद हूं, और जो सम ऑफ इलास्टिसिटीज हैं एक्सपोर्ट्स की पीईडी और इंपोर्ट्स की पीईडी, इनका सम ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है इलास्टिक। क्या मतलब होता है? तो अगर ऐसा हो तो मैं यहां से यहां तक लॉन्ग रन में चला गया और आज मार्शल लर्नर कंडीशन फॉलो हो गई। इफ पीडी एक्सपोर्ट्स की पीडी और इंपोर्ट्स की पीडी का सम ग्रेटर देन 1 हो, देन इवैल्यूएशन विल इंप्रूव द करंट अकाउंट। आप चाहो बैलेंस पेमेंट्स कहो, आप चाहो करंट अकाउंट कहो, आप चाहे
बैलेंस ऑफ ट्रेड करें। इससे आगे एक और कॉन्सेप्ट है, इससे आगे जो वेरी लॉन्ग रन में आएगा। देखो यहां से आकर लॉन्ग टर्म है, यहां से आकर लॉन्ग टर्म लिखा हुआ, यहां से यहां तक। इससे आगे ये रिवर्स या इनवर्स जे कर्व कहलाता है। फिर से कहानी घूम जाएगी मेरी। जुमला कंप्लीट करना। मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, मेरी करेंसी की डिमांड बढ़ी, करेंसी एप्रिशिएट हो गई। जब करेंसी एप्रिशिएट हो गई, महंगी हो गई, तो महंगी होगी तो खरीदोगे। आए ना? मगर वो भी रूल हो रहा है, आगे जाकर हो सकता है हो। तो इसको कहते हैं रिवर्स। यहां से आगे जब जाओगे ना, इसको कहते हैं रिवर्स जे कर्व इफेक्ट या इनवर्स जे कर्व इफेक्ट। क्लियर हो गई बात है? क्वेश्चन आपको आगे साथ नहीं था, कॉपी कर ले भाई, सारी बातें अच्छी तरीके से कॉपी कर लें। ये जो आज मैं रिकॉर्डिंग के लिए भेज दूंगा, 100% भेज दूंगा, इसको कॉपी कर ले। कोई क्वेश्चन हमारा सिमरन कॉपी कर लो भाई, इसको बस आज ही क्लास होती है, कॉपी कर लेना, जल्दी के साथ देख ले, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। और क्वेश्चन हाँ हमारा और सिमरन क्वेश्चन पूछे। एक्सचेंज रेट एमसीक्यूज भेज रहा हूं आपको, वो आपने फैसले तक अच्छे ला रहे हैं। कितने? 64। ये करना वो अलग उर्दू में कहते हैं 64। 64 सर नेक्स्ट मंडे देख जैसे सर वीडियो में बहुत ऐसी कुछ बात ही ना करो। सर ये वाला तो हम नहीं कर सकते, ये भी नहीं करते। इसका भी बना है तुम्हें बड़ा पता है तुम्हारे कितने बोला जी नहीं 30 उसके यार ये सभी की फालतू की एक तो मुझे पानी बढ़ जाते हैं और आप चले रेस्टोरेंट पर ठीक है क्या इसके बाद जाना है साथ में ना आप एक तो जाओ स्टॉकिंग ऑफ हाँ सोचो क्या करूँ इसके हमारा है सब तो मेरा स्नैप जाओ ये करो सर अबे यार अरे वो बोल रहा है बस ठीक है कौन सी फाइबर बोले तो बात 420 9 तो 11 लिख भाई किसने लिख दिया मैंने बोला है मेरा मुझे तो इतनी नींद आ रही है अभी मेरा काम मैं भूल गई यार तो फोटो लेके आया देखिए वो क्या मैसेज है
उधर काम करिए। यार पढ़ने नहीं आता भाई, पढ़ने आता है कुछ नहीं। तब लेट आएगा रिकॉर्डिंग हो रही है सर, देखिए चले यार। अबे आप सबको बोल दो आपके बारे में यार तो यार नो यार सर तो बोल दो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पैसे क्या बात करते हैं? बिल्कुल कभी भी ध्यान में ना बहुत ज्यादा जैसे अबे दो क्वेश्चन उससे पढ़ के उसको लिखना है। उसके बाद काम उसके साथ कंट्रोल कर रहा हूँ। ये बताओ तुम ड्रॉप करके दियो तो इसमें बोल रहे हो बोल रहा है ऐसे कर। अबे हाँ वो मुझसे एक सवाल हो गया उसमें छोड़ रहा हूँ। चले जाना जो स्नैपचैट तो मतलब अगर बंदा लॉजिक समझ के करे ना, उसको डालो ठीक है प्लेयर की वीडियो बनाने से आज को बोला नो पे क्या बोलूं ये बात क्या बोलूं भाई नेट भी चल रहा है भाई भाई ये लास्ट जो वेबो साइंस जीरो एक्टिविटी और सब स्मॉल है तुम्हें क्या पूछना था मेरे हां तुम्हारे मार्क्स कैसे तुम्हें बड़ा है भाई, बिजनेस की क्लास करेंगे ना बच्चों को कोई मैसेज पूरा नोट्स भी क्या होगा यार। यस ईमेल एड्रेस से इनवैलिड, क्या ईमेल एड्रेस से इनवैलिड। ऐसा नहीं अच्छा मैं आप बॉक्स में देखो बिना लिखेगा लॉग राइट ये है चलो कॉम्बिनेशन है एक बच्चा पैर डाल पूरा चैप्टर सुखाई वाह कैसे पढ़ेंगे हेलो